मौलिक अधिकार क्या है और मौलिक अधिकार हमारे संविधान में क्यों लिया गया था, ताकि व्यक्तियों का सर्वांगीण विकास हो सके। और मौलिक अधिकार के संदर्भ में बच्चों, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो मौलिक अधिकार होते हैं ना, ये मानव अधिकार से मैंने इसका तुलनात्मक अध्ययन किया था। तो मैंने आपको बताया था कि मानव अधिकार एक बृहद अवधारणा है, जबकि एक मौलिक अधिकार मानव अधिकार की तुलना में एक सीमित अवधारणा है। मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो मौलिक अधिकार है, ये विश्व स्तर पर अगर हम बात करते हैं तो ये मैग्ना कार्टा 1215 से ये इंग्लैंड में सबसे पहली बार नागरिकों के कुछ अधिकार होने चाहिए, इसका प्रावधान था। और उसके बाद देखते हैं 1688 के बाद जो गौरवपूर्ण क्रांति होती है, उसके तत्पश्चात 1689 में वहां पे नागरिकों के कुछ अधिकार होने चाहिए। इस संदर्भ में चार्टर एक्ट की बात की गई। फिर फ्रांस के संविधान में नागरिकों के कुछ अधिकार होने चाहिए, इसके संदर्भ में 1789 में अधिकारों की चर्चा की गई और इसको विधिक आधार, संवैधानिक आधार पहुंचाया गया, प्रदान किया गया अमेरिका के संविधान में। जब संविधान संशोधन के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान किए गए, तो विश्व स्तर पर हम पहली बार देखते हैं संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार होने चाहिए। इस संदर्भ में अमेरिका के संविधान में प्रावधान थे और उससे प्रेरणा ग्रहण करते हुए अलग अलग देशों ने अलग अलग समय में फंडामेंटल राइट को क्या किया, अपनाया। और अमेरिकी संविधान से ही प्रेरित होकर भारतीय संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हमारे यहाँ पे मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया। मौलिक अधिकार वो अधिकार है जो व्यक्तियों को प्राप्त है ताकि उनका सर्वश्रेष्ठ विकास हो सके और कोई भी इनके अधिकारों का क्या न करे या इनके जीवन का या किसी भी तरीके से इनको हनन न पहुंचाए, चोट न पहुंचाए। इस संदर्भ में इन अधिकारों की चर्चा हमारे संविधान में 12 से लेकर 35 के बीच की गई थी। मैंने आपको बताया या आपको स्वयं पता है कि मूल संविधान में इनकी संख्या 7 थी, जो कि वर्तमान में कितनी है, 6 रह गई है। तो हम लोग मैंने ये भी आपको बताया कि किस तरीके से एक लंबी 1895 के बाद से लेकर के भारत के संविधान सभा के समक्ष ये प्रश्न आते रहे कि जब भी हमारा संविधान की रचना हो तो कुछ अधिकार होने चाहिए जो कि व्यक्तियों को क्या है, उनके जीवन, उनकी संपत्ति, उनकी स्वतंत्रता की रक्षा कर सके। सबसे पहले ब्रिटिश शासन काल में मैंने आपको बताया 1895 में इसकी बात की गई थी, फिर 1917 में बात की गई, 1925 में बात की गई, फिर 1931 में बात की गई और फिर फाइनली कैबिनेट मिशन ने यह माना कि जब भी संविधान का निर्माण हो या संविधान के द्वारा व्यक्तियों को कुछ फंडामेंटल राइट मिलने चाहिए, मौलिक अधिकार मिलने चाहिए। और देश में, चूंकि हमारा देश विविध धर्मावलंबी है, विविध भाषा भाषी है, यहाँ पे बहुसंख्यक हिंदुओं के साथ एक बड़ी मेजोरिटी रहती है अल्पसंख्यकों की, तो अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा हो सके, इसके संदर्भ में अल्पसंख्यकों के भी अधिकारों का स्पष्ट रूप से प्रावधान होना चाहिए। इस संदर्भ में कैबिनेट मतलब जो कौन थी 1946 में जो कैबिनेट मिशन था, इस चीज की संस्कृति थी, जिसको आधार मानते हुए जब हमारे संविधान सभा की रचना हो रही थी, तो मैंने आपको पिछली क्लास में कहा कि इसकी एक परामर्शदात्री कमेटी बनाई गई थी, सरदार पटेल की अध्यक्षता में एक एडवाइजरी कमेटी बनाई गई थी और 2 उप समितियां बनाई गई थी। इसकी एच.सी. मुखर्जी की अध्यक्षता पे अल्पसंख्यक के अधिकारों के संदर्भ में, और दूसरा मैंने आपको बताया था जे.बी. कृपलानी, जो एक हमारे संविधान सभा के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, उनकी अध्यक्षता। फिर मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया कि जो हमारा मौलिक अधिकार है बच्चों, ये है तो 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण से विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और शिक्षा संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लेकिन इन
अधिकारों को संरक्षण, प्रोटेक्शन या आधार है हमारा जो आर्टिकल 30, मैंने आपको कहा था जो हमारा अनुच्छेद 12 है, ये बताता है। शुरुआत में 2-3 चीजें और मैंने आपको बताई थी कि ये जो मौलिक अधिकार है ये व्यक्तियों को राज्य के विरुद्ध प्राप्त है, अर्थात व्यक्तियों राज्य के द्वारा या किसी सरकारी या सरकार से सहायता प्राप्त अगर किसी प्राधिकारी के द्वारा किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का, मौलिक अधिकार का हनन करता है तो इसके विरुद्ध या इसके विपरीत व्यक्ति न्यायालय की शरण में जा सकता है। तो राज्य क्या है, राज्य के अंतर्गत हम किसको रखेंगे, इसका वर्णन किसमें है, अनुच्छेद 12 में है। फिर मैंने आपको ये बताया था अनुच्छेद 13 ये बताता है कि विधि शब्द को परिभाषित करता है, या अगर मौलिक अधिकारों का किसी विधि के द्वारा जो पहले बन चुकी है और जो संविधान के बाद बनी है, अगर किसी भी मात्रा में फंडामेंटल राइट का हनन किया जाता है तो जिस सीमा तक वो मौलिक अधिकारों का हनन करती है, कम करती है, म्यूट करती है, उस सीमा तक वो क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। फिर मैंने आपको एक और चीज आपको बताई थी बच्चों कि हम लोग चर्चा लास्ट में मैंने छोड़ी थी कि क्या मौलिक अधिकारों में संशोधन संसद के द्वारा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। इस संदर्भ में मैंने आपको 3 प्रमुख वाद बताए थे, सर्वोच्च न्यायालय के केस बताए थे, जिसमें कहा गया कि पहला मैंने आपको बताया था केस कौन सा, संतरी प्रसाद बनाम 1951 में। इसमें कहा गया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। फिर मैंने आपको दूसरा बताया था गोलकनाथ केस, जिसमें ये कहा गया 1969 का केस था, जिसमें ये कहा गया कि संसद चूंकि 368 के अंतर्गत जो भी संविधान संशोधन होता है ये ओवरलैप करता है आर्टिकल 30 को, इसीलिए संसद को किसी भी प्रकार का संविधान संशोधन करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। फिर मैंने कहा था अगला जो प्रसिद्ध केस हुआ वो 1973 का केशवानंद भारती केस। बच्चों आप यहाँ पर अच्छी बात है कोचिंग कर रहे हैं, प्रीलिम्स भी कर रहे हैं, लेकिन मेरा पढ़ाने का उद्देश्य आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, सही से समझेंगे, तो प्री में फैक्चुअल तो चीजें आप रख लेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण क्या होता है विषय को समझकर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना, ताकि जो हम लोग अगला लेवल है मेंस का, उसमें हमारी जो सोच है, हमारी जो दृष्टि है, बहुत ज्यादा क्या हो सके, थोड़ा सा क्लियर हो सके। इसीलिए मैं बीच में आपको क्या है केसेस के बारे में बताती हूँ, ताकि जब भी आप उत्तर लिखें या मेंस में या अभी से भी अगर प्रैक्टिस करें तो सिर्फ ये नहीं कि अगर दिया हुआ है मौलिक अधिकार लिखे तो आप सिर्फ 7 का या 6 का वर्णन कर लें। बीच में क्या कहा सर्वोच्च न्यायालय ने या इसके संदर्भ में क्या क्या चीजें उसने कहा, इसको भी आप लिखें और इसके लिए आपको एक क्या है एक आलोचनात्मक दृष्टि का विकास करना। तो पहले सबसे चीजें महत्वपूर्ण है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फिर मैंने कहा 1973 के केशवानंद भारती वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्णय दिया क्या कि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार है, बशर्ते कि इस तरीके का कोई संशोधन ना करके कि उससे मौलिक अधिकार या व्यक्ति के अधिकार या उसकी मूल आत्मा ही या आधारभूत संरचना ही क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। एक बच्चे ने लास्ट में मुझसे प्रश्न पूछा था कि क्या ऐसा हो सकता है कि देश का संविधान चेंज हो सकता है या कुछ ऐसा हो सकता है। बच्चों हमारे यहाँ पे 3 सिस्टम है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। हमारे यहाँ पे जनता को क्या है, पहला जो अनुच्छेद है वी द पीपल ऑफ इंडिया, संप्रभुता, आपने नाम सुना होगा ना, उस राज्य के 4 प्रमुख तत्व होते हैं, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। संप्रभुता का तात्पर्य है सुपर पावर, सर्वोच्च शक्ति। प्रश्न है ये सर्वोच्च शक्ति किस पे निहित है, तो आंसर है भारत की जनता पर। भारत की
जनता के अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। संविधान तो एक बार रचित हुआ, संविधान की जब व्याख्या का प्रश्न आएगा या इसको संरक्षण करने का प्रश्न आएगा तो इसको कौन बचाएगा? तो आंसर है न्यायपालिका। अगर कोई सरकार ये प्रयत्न करती है कि संविधान को चेंज कर दे या पूरी तरीके से संविधान को बदल दे, तो यहाँ पर इस व्यवस्था को समाप्त संरक्षण, संविधान को संरक्षित करने का काम कौन करेगी? हमारी ज्यूडिशरी। तो अभी जैसे मैंने कहा कि कई ऐसे संविधान संशोधन हुए, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, जिसमें ये प्रयास किया गया था कि काफी ज्यादा संविधान को चेंज किया जाए। तब 1973 में ये केशवानंद भारतीय वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या है इसमें हस्तक्षेप किया और ये कहा कि ठीक है, विधायिका का अपना कार्य है देश को चलाना, लेकिन अगर वो मूल आत्मा को, संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर को क्या है समाप्त करती है, तो वहां पर इसके द्वारा, न्यायपालिका के द्वारा इसका संरक्षण किया जाएगा और वो संरक्षण किस आधार पर है? बेसिक स्ट्रक्चर है। अभी तक की क्लास में हमने ये पढ़ा। आज जो आप पढ़ेंगे दो मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। बहुत लेंथी है। अभी तो बोर्ड में आपको सिर्फ मोटा मोटा 5 समानता के मतलब तात्पर्य क्या है? हमारा संविधान कहता है कि कानून विधि के अनुसार सभी लोग समान हैं और उनकी समानता का क्या किया जाएगा? संरक्षण किया जाएगा। और इसके संदर्भ में बच्चों 5 प्रकार के समानता के अधिकार के अंतर्गत 5 प्रकार के क्या है अधिकारों का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 14 विधि का समान संरक्षण और विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 5 आधार है। कितने आधार है? 5 आधार है। क्या है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार के विभेद का अंत। 16 है नौकरियों में, रोजगार में व्यक्तियों को समानता बरती जाएगी, अवसर की समता प्राप्त होगी। किसके अंतर्गत? 16 के अंतर्गत, समानता के अंतर्गत। अगला प्रमुख जो अनुच्छेद है वो क्या है? अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत और 18 है क्या? वादियों का। जनरली हम लोग ये पढ़ लेते हैं ये 5 प्रकार की समानता। इसके डेप्थ में पढ़ेंगे, इसके सब क्लॉज क्या है, इसमें कौन कौन से वर्ड हुए हैं, और ये जो शब्द आपको दिख रहा है विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण, पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। पहला है शब्द बच्चों विधि के समक्ष समानता, और दूसरा है विधि का समान संरक्षण। इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन। ठीक है, विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समानता का तात्पर्य क्या है? कानून विधि के नजर में हर व्यक्ति क्या होगा? समान होगा, चाहे वो भारत का राष्ट्रपति हो या कोई गरीब किसान। अगर उसने किसी भी विधि का हनन किया है, तोड़ा है, तो उसको उस अपराध में समान प्रकार का क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। इसको हम कहते हैं विधि के समक्ष समानता। कानून की नजर में हर कोई क्या है? समान है, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो कोई भी लोअर या कोई भी निम्न आदमी हो। इसमें भी बहुत सारे कंट्राडिक्शंस हैं, उसमें हम लोग अभी आएंगे थोड़ी देर पे। ये जो अवधारणा है बच्चों, इसको हमारे संविधान में लिया गया था। इससे इंग्लैंड से। इंग्लैंड में एक प्रमुख विचारक है क्या? A.B. डॉल्सी। ठीक है, द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इनकी रचना है। इन्होंने कहा है क्या विधि के कानून के समक्ष सभी समान होंगे, किसी के साथ राज्य किसी भी प्रकार का कोई
और दूसरा मतलब है विधि का समान संरक्षण। ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। हाँ जी, अभी आएगा तो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो आपके प्रश्न का उत्तर उस समय। अभी हम लोग इक्वलिटी पे चर्चा कर रहे हैं, समानता पे चर्चा कर रहे हैं, और समानता का मतलब है कानून की नजर में सभी समान है। अभी जब हम कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे तब हम उस पर चर्चा करेंगे। विधि का समान संरक्षण, इसका मतलब क्या है? आपने पहले भी अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमने किससे लिया है? अमेरिका से। ठीक है, पहला स्वरूप की दृष्टि से नेगेटिव है, सब समान है, और ये कहता है कि अगर विधि को या राज्य को या सिस्टम को ये लगे कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के क्या है, भेद है, विभेद है, अंतर है, तो इस संदर्भ में राज्य के द्वारा उन व्यक्तियों का प्रोटेक्शन करते हुए उनको विशेष रियायत दी जाएगी। अर्थात कोई व्यक्ति अगर वहां लाइन को क्रॉस करने में असमर्थ है तो राज्य के द्वारा उसको विशेष सुविधा दी जाएगी, क्योंकि नेचर की दृष्टि से हर कोई समान नहीं है। पहला कहता है कानून अगर कोई तोड़ेगा तो एक दंड। दूसरा कहता है ठीक है, आप कह रहे हैं कानून अगर कोई तोड़ेगा तो एक दंड। तो बताइए, अंबानी अगर कानून तोड़ता है तो वो तो भैया बड़ी से बड़ी वकीलों की फौज लगा देंगे, और एक गरीब आदमी वो कैसे अपने खिलाफ, हक के खिलाफ लड़ेगा? तो यहाँ पर विधि का समान संरक्षण का मतलब, अगर राज्य को ये लगेगा कि कोई वंचित है, कोई असहाय है, तो उसको समानता के स्तर पर, अन्य लोगों के समानता के स्तर पर लाने के लिए राज्य भेद कर सकता है। इसको आप ऐसे समझिए, एक दीवार है, ठीक है, आप सभी को इस दीवार को क्या करना है? फांदना है, जंप करना है। आप सभी नॉर्मल हैं, और एक व्यक्ति है, क्या है? डिसेबल है, मतलब विकलांग है, चल नहीं सकता, ठीक से खड़ा नहीं हो सकता। तो क्या यहाँ पर सबके खिलाफ समानता हो रही है? नहीं, ये तो जन्मजात क्या है? असमान। तो विधि के समक्ष समानता कह रही है कि सब इक्वल है, ये कह रहा है कि नहीं, सब इक्वल नहीं है। नेचर के हिसाब से कोई क्या है? नॉर्मल है और कोई एबनॉर्मल है। तो जो असहाय है, जो अपना स्वयं आगे नहीं बढ़ सकता है, उसके लिए किसकी व्यवस्था की जाए? यहाँ पर एक सीढ़ी लगाई जाए, और सीढ़ी से ताकि वो और दूसरों के क्या है? समानांतर आ सके। अर्थात राज्य चाहे तो विधि के समान संरक्षण के अंतर्गत उन व्यक्ति जो अपना विकास वंचित है, असहाय है, उनके हक में क्या बना सकता है? कुछ कानून बना सकता है, या उनको आगे बढ़ाने के लिए दूसरों से के साथ क्या कर सकता है? विभेद कर सकता है। इसको बोलेंगे विधि का समान संरक्षण। ठीक है, जैसे महिलाएं, जैसे बच्चे, जैसे SC, ST, OBC, डिप्रेस्ड क्लास, फिजिकल हैंडीकैप, यहाँ पर इनके हितों को अन्य लेवल तक लाने के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ विशेष कार्यों को करना, इसको हम नकारात्मक इक्वलिटी के अंतर्गत, नेगेटिव इक्वलिटी के अंतर्गत हम इसको रखेंगे, जो हमने यूके से लिया है। सब बराबर है, एक अपराध के लिए सबको समान क्या मिलेगा? दंड मिलेगा, और ये पॉजिटिव है। राज्य असहाय वंचित वर्गों के विकास के लिए उनको समान दिशा या समान स्तर पर लाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए विशेष क्या कर सकता है? विशेष कार्य, या उनको थोड़ा सा विशेष सुविधा दे सकता है। किसके अंतर्गत? विधि का समान संरक्षण, अनुच्छेद 14। इसके अंतर्गत कुछ अपवाद भी। अपवाद क्या है?
आपने बताया है कि विधि के समान संरक्षण इसमें मतलब राज्य है कुछ कमजोर वर्गों के लिए स्पेशल प्रदान कर सकता है। जो आर्टिकल 15(3) में बताया गया उसमें भी यही कहा गया है कि राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए मतलब विशेष कमजोर है उनके लिए विशेष प्रदान कर सकता है। तो इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि वहां पर समानता के अंतर्गत महिलाओं बच्चों की बात कर रही है और यहाँ पर हर की बात कर रही है, फिजिकल हैंडीकैप की बात कर रही है। और वो जो क्या है कमजोर वंचित है, सामान्य वर्गों में भी अगर कोई कमजोर वंचित है पिछड़ा है तो वहां पर इसकी बात हो रही है, उनको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। इसमें भी महिलाएं बच्चे आएंगे उनके फेवर में। जैसे आपको पता है पंचायतों में अगर उनको आगे बढ़ाने के लिए 33% आरक्षण है हम ओवरऑल रखते हैं, ठीक है। और वहां पर स्पेसिफाई कर दिया गया है किसके अंतर्गत, शिक्षण संस्थानों के अंतर्गत उसमें, ठीक है। इसमें सभी को इसमें शामिल किया गया है। हर वो व्यक्ति जो क्या है मतलब अन्य लोगों के समान नहीं है उसको प्रमोट करने के लिए उसमें बच्चे आ सकते हैं, महिलाएं आ सकती हैं, एससी आ सकते हैं, एसटी आ सकते हैं, ओबीसी आ सकते हैं, ईडब्ल्यूएस आ सकते हैं। सभी को आगे बढ़ाने के लिए उनको उनके हितों में राज्य विशेष एक्टिव मतलब युक्त उनको क्या करेगा, आगे बढ़ाने का कार्य करेगा, ठीक है। चलिए अपवाद में मैंने आपको क्या बताया, कौन कौन है अपवाद, विदेशी राजनयिक दूत, राष्ट्रपति, राज्यपाल। अगर कोई फौजदारी क्रिमिनल केसेस करते हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल पद में रहते हुए तो उनके खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई अभियोग नहीं चलाया जा सकता। और अगर सिविल मामलों में भी उनको 3 महीने का क्या दिया जाएगा, सूचना दी जाएगी और मतलब उसके बाद ही उनको क्या किया जाएगा, उनके खिलाफ अभियोग चलाया जा सकता है। यह सांसद सदस्य आप लोग टीवी में देखते होंगे ना, लोकसभा राज्यसभा, इसमें क्या होता है कोई सांसद किसी दूसरे को गाली दे रहा है, गलौज दे रहा है, कुर्सी उखाड़ कर फेंक रहा है, गेंद फेंक रहा है, तो इसमें ये कहा गया है कि संसद में होने वाले जो भी वाद विवाद है, जो भी चीजें हैं, उसमें किसी भी सांसद या विधायक को किसी भी न्यायालय में अभियुक्त अक्यूज नहीं बनाया जा सकता। किसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत कुछ अपवादों के अंतर्गत हम रख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए पहले, फिर आगे बढ़े। अनुच्छेद 14 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ या विधियों के समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से वंचित नहीं किया जाएगा। सभी व्यक्तियों के लिए, अगले पॉइंट में लिखिएगा, सभी व्यक्तियों के लिए एक समान विधि लागू होगी। राज्य किसी भी व्यक्ति, राज्य किसी भी व्यक्ति के द्वारा विधि के उल्लंघन के बिना, राज्य क्या बोला मैंने, सॉरी, राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के लिए एक समान क्या देगा, दंड प्रदान करेगा। ये थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। राज्य किसी भी व्यक्ति द्वारा विधि के उल्लंघन, राज्य किसी भी व्यक्ति के द्वारा काट दीजिए विधि के उल्लंघन पर समान दंड प्रदान करेगा या विधि के उल्लंघन के बिना
बिना राज्य किसी को दंडित नहीं करेगा। जबकि विधि का समान जबकि लिखिएगा क्या, एक लाइन और जोड़ लीजिए, यह एक नकारात्मक अवधारणा है जो ब्रिटेन से ली गई है। यह एक नकारात्मक अवधारणा है जो ब्रिटेन से ली गई है। दूसरा है, जबकि विधि का समान संरक्षण, विधि के समान संरक्षण के अंतर्गत राज्य समान लोगों के साथ समान व्यवहार और असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार करेगा। अपवाद लिख लीजिए, विदेशी राजदूत, दूत, राष्ट्रपति, राज्यपाल, राष्ट्रपति राज्यपाल जहां पे लिखा वहां पे लिखिए अनुच्छेद 361 ब्रैकेट क्लोज। राष्ट्रपति राज्यपाल 361, संसद सदस्य अनुच्छेद 105 और राज्य विधानसभा के सदस्य अनुच्छेद 194 को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं। राज्य में विधानमंडल है, राज्य में विधानमंडल है, वहाँ पे जो विधानसभाएं हैं वो कितने सदस्य, और जहाँ विधानमंडल है दोनों विधानसभा और जिस राज्य में विधान परिषद है तो दोनों आ जाएंगे सदस्य। हाँ, दोनों पर विधानमंडल का मतलब दोनों, और वैसे विदेशी राजदूत इसके संदर्भ में इसी में किया गया है। अच्छा, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का अंत, इसमें 5 आधार बताए गए हैं। ठीक है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर धर्म, इसमें 6 प्रकार के 15(1), 15(2), 15(3), 15(4), 15(5) और 15(6) 6 सब क्लॉज लिख लीजिए। 15(2), 15(3), 15(4), 15(5) और 15(6). 15(1) क्या कहता है? 15(1) कहता है, पहले समझते हैं फिर लिखाइए। राज्य, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। हाँ, अन्य आधारों पर भेदभाव कर सकता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ये 5 आधारों को छोड़कर भेदभाव नहीं होंगे, अन्य प्रमुख आधारों पर क्या है, भेदभाव किया जा सकता है। 15(2) किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी सार्वजनिक स्थान, मंदिर, तालाब, भोजनालय, होटल में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा, या किसी भी सरकारी संस्थान जो सरकार से सहायता प्राप्त है, या कह सकते हैं कि उनमें किसी भी प्रकार
जा सकता। कौन कह रहा है? 15(2). 15(3) ये तो कह रहा है नहीं करेंगे, और 15(3) कह रहा है कुछ विशेष वर्गों, जैसे कि बच्चे ने बोला महिलाएं और बच्चों, इनके आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये विकास के दौर में पीछे छूट गए हैं, इनको आगे बढ़ाने के लिए इस लाइन तक बाकी दौड़ चुके हैं, और ये क्या है धीरे 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 चल रहे हैं, इनको इस लाइन तक पहुंचाने के लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है। ध्यान में रखना 15(3) में सिर्फ संविधान में महिलाओं और बच्चों का जिक्र है। समझ में आया? 15(4) और 15(5) ध्यान से सुनना। 15(4) और 15(5), 15(4) को जोड़ा गया कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। एक केस हुआ था बच्चों, और वो केस कौन सा था किसी को पता है? चंपकम दोराई राजन का केस। एक्चुअली में थोड़ा सा पीछे लौटते हैं, घटनाक्रम के बारे में चर्चा करते हैं। वर्तमान जो तमिलनाडु था, इसका पुराना नाम क्या था? मद्रास राज्य में बच्चों सांप्रदायिक कानून एक लागू था। सांप्रदायिक पंचांग या सांप्रदायिक कानून लागू था, जिसमें जाति के आधार पर किसी भी शिक्षण संस्थान में सीटें आरक्षित थी। किसके आधार पर? इस कानून के आधार पर। ध्यान रखना, तमिलनाडु ऐसा राज्य है जिसमें आरक्षण की सीमा वर्तमान में कितने % है? 69। और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या कहता है? अधिकतम कितने % सीमा होगी? 50%। मतलब क्या कारण है कि तमिलनाडु में यहाँ पर ज्यादा मात्रा में सीटें आरक्षण दिया गया है। इसको भी थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे, अगर मैं भूल जाऊं तो याद दिला दीजिए। तो उस समय तत्कालिक समय में ये सांप्रदायिक कानून या पंचांग लागू था, जिसके आधार पर जाति के अनुसार आप इस जाति के हैं तो इतने % जाति के इतने % सीटें आरक्षित हुई। एक लड़की थी शायद बेला बनर्जी समथिंग ऐसा कोई नाम था, उसका मेडिकल कॉलेज में प्रवेश नहीं हुआ। वो सुप्रीम कोर्ट जाती है और कहती है आप कहते हैं सबको इक्वलिटी क्या है, समानता प्राप्त है, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, जबकि हमारा जो क्या है, हमारा जो 15(3) ये जो कानून के अंतर्गत हमको प्रवेश नहीं मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है, सभी व्यक्तियों को समानता है, इसीलिए ये जो कानून है ये क्या है, अवैध है। जाति के आधार पर कोई भी सरकार क्या सांप्रदायिक शिक्षण संस्थानों में सीटें आरक्षित नहीं कर सकती। किसने बोला? सुप्रीम कोर्ट ने। इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को निष्प्रभावी करने के लिए, समाप्त करने के लिए संविधान में प्रथम संशोधन किया गया। ठीक है, और ये कहा गया अगर सरकार चाहे तो समाज के वह वर्ग, कौन से वर्ग? दो बाकी सामाजिक और शैक्षणिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि, ऐसा है सांस्कृतिक है, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अगर पिछड़ा कोई वर्ग है तो उनको आगे बढ़ाने के लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकती है। प्रथम संविधान संशोधन के आधार पर ये बातें की गई। किसमें की गई? 15(3). अच्छा हाँ, 15(4). ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन, ये बात की गई। शैक्षणिक संस्थानों की मैं बात कर रही हूँ। इससे कई वर्षों बाद ये बात घटना होती है मद्रास की, जिसमें कानून बनाया गया। बहुत वर्षों बाद 2005 में दिल्ली के एम्स में उच्च शिक्षा के छात्रों ने क्या किया, आंदोलन कर दिया कि आप अन्य क्षेत्रों में आप आरक्षण दे रहे हैं, जबकि हायर एजुकेशन में आप आरक्षण नहीं दे रहे हैं। हम लोग भी शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टि से क्या है, पिछड़े हैं, हमको भी आरक्षण दिया जाए। इसके बाद संविधान में 93वां कॉन्स्टिट्यूशनल
अमेंडमेंट हुआ। कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 93वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें ये कहा गया कि उच्च शिक्षण संस्थाओं में भी इसके अगर इन वर्गों का जो सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़े हैं तो इन वर्गों को प्रवेश दिया जाए। ये शिक्षण संस्थान की बात करता है और ये उच्च शिक्षण संस्थान की बात करता है। कब की घटना है? 2005 की घटना है। कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 93वां संविधान संशोधन हुआ। इस संविधान संशोधन को अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस भारत संघ के मामले में चैलेंज किया गया और ये कहा गया कि इस तरीके से हायर एजुकेशन में सीटें आरक्षित करना गलत है। सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन है कि ये जो प्रावधान है 15(5) का, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर अगर हायर एजुकेशन में अन्य संस्थानों में अगर इन वर्गों का क्या नहीं है, पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन नहीं है और राज्य सरकार के द्वारा अगर कोई कानून या प्रावधान किया जाता है तो इसको चैलेंज नहीं किया जाएगा। अर्थात अशोक ठाकुर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस 93वां संविधान संशोधन को संवैधानिक घोषित किया। ठीक है, आते हैं हम लोग 15(6). 15(6) बच्चों EWS, ठीक है, EWS के संदर्भ में प्रावधान जो समाज में पिछड़े हैं, जनसंख्या के अनुपात आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, अगर इनके संदर्भ में राज्य सरकार कोई विधि बनाती है या कानून बनाती है या इनके लिए सीटें आरक्षित करती हैं तो वो समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं। समझ में आ रहा है? इस सर के ऊपर से जा रहा है। अभी आरक्षण और आएगा। कौन सा? ये वाला लास्ट वाला। अब 15(6) बात कर रहे हो। 15 देखो, ये शिक्षण संस्थान की बात करता है। शिक्षण संस्थान में सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है उनके लिए आरक्षित किया जाए। और ये उच्च शिक्षण संस्थान, उच्च शिक्षण संस्थान समझ रहे हो ना? हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन कब की गई? 2005 में। अर्थात इससे पहले हायर एजुकेशन में क्या नहीं था? आरक्षण नहीं था। आपको पता है टेक्निकल, साइंटिफिक, इंजीनियरिंग, सेना, इन पोस्टों में आरक्षण नहीं है। 2005 तक हायर एजुकेशन में भी आरक्षण नहीं था, जिसको 93वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको क्या किया गया? आरक्षित कर दिया गया। उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान। कौन से केस में इसको चैलेंज किया गया था? अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? असंवैधानिक है कि संवैधानिक है? संवैधानिक। 15(6) क्या कह रहा है? EWS जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस हैं, अगर राज्य इनके लिए कुछ विशेष कोटे या सीटें या प्रावधान करता है तो ये क्या है? ये कहीं से भी समानता के अधिकार का क्या नहीं है? उल्लंघन नहीं। जल्दी से लिख लीजिए, आगे बढ़े। आज तो मैंने 2 सवाल सोचा था, अभी तो हम लोग समानता के अधिकार में लिखा होगा क्या? देखिए 15(1) राज्य के द्वारा धर्म, लिंग, मूल वंश, जाति, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। एक लाइन में लिखा दूं, और डिटेल में नहीं लिखा है। ठीक है, 15 तो लिखिए, ये 5 आधार लिखिए। 5 आधार लिखिए बच्चों। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थानों में जाने से वंचित नहीं किया जाएगा। लिखिए 15(3) महिलाओं व बच्चों के संबंध में, महिलाओं व बच्चों के संबंध में
बंद कर सकता है। पंद्रह चार विशेष उपबंध कर सकता है। थोड़ा सा स्पीड करनी चाहिए। 15(4) प्रथम संविधान संशोधन 1951। 15(4) जोड़ी गई। 15(4) जोड़ी गई। राज्य SC ST और OBC क्या लिखा? 1951। क्या बोला मैंने? राज्य SC ST OBC जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं के संबंध में शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान कर सकेगा। अगर आपके पास जगह है तो आप थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे समझने के लिए, ठीक है? जो मैंने पूरी कहानी बताई मद्रास आदेश वाला, ठीक? मद्रास आदेश या मद्रास कानून वाला क्या था? मतलब कहा गया कि जाति के आधार पर यह कानून गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ गलत है, तो इसको काटने के लिए क्या किया गया? प्रथम संविधान संशोधन लाया गया और ये बात, ठीक है? इसको आप अपने से लिखें अगर समझ पाए तो। फिर कहानी अगर लिखिएगा 15(5) 2005 में उच्च शिक्षण संस्थानों में भी 93वां संविधान संशोधन के आधार पर आरक्षण का प्रावधान केस लिख लीजिए। अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस भारत संघ के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने इसको संवैधानिक माना। अशोक कुमार ठाकुर भारत संघ के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने इस मतलब 15(4) को संवैधानिक माना। लिखिया आगे बढ़े। देखो दिमाग में 15(6) अच्छा 15(6) लिखिए। राज्य समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों अर्थात EWS वर्ग के विषय में किए जाने वाले प्रावधान समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। देखिए अब आइए यहाँ पर देखिए, अपने समझने के लिए लिख लीजिए ब्रैकेट में छोटा छोटा। बेसिकली ये शिक्षण संस्थानों के संदर्भ में 14, 15, 16 था। मतलब जब आप पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद आपका पढ़ाई करने का उद्देश्य क्या होता है? नौकरी, व्यापार, वाणिज्य। तो जो 16 है ये पूरी तरीके से रोजगार के संदर्भ में, ये पढ़ाई के संदर्भ में, ये नौकरी के संदर्भ में। 15 में भी कितने सब क्लॉज थे? 6। 16 में भी कितने सब क्लॉज है? 6। लेकिन
3 4 5 ऊपर 3 2 बार 3 है 1 4 5 अब जो एक मैंने एक्स्ट्रा जोड़ दी भविष्य के। अच्छा सुनो, ये बात याद रखना, इसमें 6 है, इसमें 6 है। ये शिक्षण संस्थानों के संदर्भ में, ये रोजगार के याद रहेगा। अगली चीज जो आपको याद रखना, ये 5 आधारों पर विभेद का अंत करता है। कितने आधारों पर? 5 आधारों पर। ये वाला जो क्लास है 16(2), इसमें 2 और जोड़ लीजिए। अभी मैं बताऊंगी, लिखवाऊंगी। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास, उद्भव, कितने हुए? 7। इनके आधारों पर किसी भी प्रकार का नौकरियों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। आपको याद रखना है कि 5 आधार हैं, इधर हम बात करेंगे 7 आधार है, 2 और जुड़ेंगे, निवास और उद्भव। अभी थोड़ी देर बाद उसको लिखाएंगे। 16(1) राज्य, नियोजन अर्थात नौकरियों में लोगों को नौकरियां या नियोजन के आधार पर किसी से भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। 16(1). 16(2) कहता है क्या? ये जो 7 आधार मैंने अभी बताया, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास, उद्भव के आधार पर भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16(3) कहता है, ये कह रहा है नहीं किया जाएगा, आप देखना किया जाएगा। किसके आधार पर? निवास के आधार। किसके आधार पर? निवास। कुछ विशेष नौकरियों को कुछ विशेष क्षेत्रों के रहने वाले लोगों के लिए ही क्या की जाएगी? रिजर्व कर दी जाएगी। जैसे अरुणाचल प्रदेश, जैसे हिमाचल प्रदेश, जैसे मणिपुर, जैसे त्रिपुरा, इन राज्यों के निवासियों के अगर ये मतलब वहां पर अगर कोई नौकरी निकलती है तो लोकल को क्या दिया जाएगा? ज्यादा प्रायोरिटी, ज्यादा वरीयता दी जाएगी। किसकी तुलना में? बाहर वाले। तो कुछ नौकरियों में निवास का क्या, राज्य चाहे तो निवास के आधार पर क्या कर सकता है? भेद कर सकता है। फिर हम आते हैं 16(4) और 16(5) पे। 16(4) राज्य के द्वारा सामाजिक शैक्षणिक वर्गों जिनका अपर्याप्त रिप्रेजेंटेशन, मतलब अपर्याप्त का मतलब क्या है? किस आधार पर हम कहेंगे अपर्याप्त है? तो यहाँ पर संविधान कहता है जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, कौन से वर्ग? जो पिछड़े हैं, किसमें? सामाजिक और शैक्षणिक, इन वर्गों के लोगों के लिए नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। कौन कह रहा है? 16(4). ठीक है, आरक्षण के प्रावधान के लिए 1953 में काका कालेलकर, नाम सुना होगा, कालेलकर की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। ये कहा गया कि क्या आरक्षण होना चाहिए, मिलना चाहिए, इसके संदर्भ में आपको रिपोर्ट देनी। इन्होंने समाज के सामाजिक रूप से पिछड़े और वंचित वर्गों के लिए आरक्षण की रिपोर्ट की बात की, मतलब इनको आरक्षण देने की बात की। हालांकि इनके इस सुझाव को सरकार ने कार्यान्वित नहीं किया। अगला प्रमुख आप लोग जानते हैं 1778 में, है ना, तत्कालीन सरकार ने 1779 में बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, इसके बीपी मंडल के अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की और ये कहा गया कि क्या सामाजिक और आर्थिक आधार पर नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। मंडल समिति ने अपनी रिपोर्ट इसमें दी, 80 में दी, जिसको कि क्या है तत्कालीन सरकार के गिर जाने के कारण इसको कार्यान्वित नहीं करवाया। कब क्रियान्वित करवाया गया? 1990 में। कौन सी सरकार थी? बीपी सिंह की सरकार थी। और ये कहा गया सरकारी नौकरियों में SC, ST, OBC वर्ग को समाज जो जिनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व, कौन सा प्रतिनिधित्व? अपर्याप्त प्रतिनिधित्व। और ये किस आधार पर होगा? जनसंख्या मतलब के आधार पर होगा। अच्छा,
जनसंख्या में पर्याप्त प्रतिनिधित्व है या नहीं, राष्ट्रपति के द्वारा एक कमेटी गठित की जाएगी जो ये निर्धारित करेगी कि क्या सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो सभी लोग पिछड़े लोग हैं इनका रोजगार में इनका रिप्रेजेंटेशन या प्रतिनिधित्व है या नहीं। इस कमेटी के आधार पर ये सारी चीजें मैं आपको बता रही हूँ, चाहे वो काका कालेज का रिपोर्ट हो चाहे वो मंडल रिपोर्ट हो। मंडल रिपोर्ट ने कहा कि हाँ नौकरियों में, सेवा में, रोजगार में SC/ST वर्ग का, OBC वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पिछड़े हैं। 2 क्राइटेरिया बनाया गया, कौन कौन सा? सामाजिक और शैक्षणिक। इनको आरक्षण दिया जाना चाहिए जनसंख्या के आधार पर। ये अगर हम भारत की बात करें तो सामान्य को कितना है, अरे सॉरी SC को कितना है, ST को कितना है, OBC को कितना है, और कितना है इनको? टोटल 50 है, लेकिन EWS का मिलाकर क्या है, ये प्लस जा रहा है ना, जो कि आपको छठा है। मेरे ख्याल से इनका शायद 15% कितना हुआ? हाँ, ये भारत के संदर्भ में इन्होंने आरक्षण की बात को क्या किया, इन्होंने माना। मंडल आयोग की रिपोर्ट को पूरे भारत में क्या करवाया गया, लागू करवाया गया। और फिर उसके बाद 16/6 में EWS के भी प्रावधानों को लागू कर दिया गया। इसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में एक केस हुआ और वो केस था इंदिरा साहनी वाद। सुने हैं ना? आरक्षण के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण केस है बच्चों, इंदिरा साहनी वाद बनाम भारत संघ। आरक्षण देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने कितने जजों की खंडपीठ थी? 9 जजों की खंडपीठ थी। इसने कहा कि हाँ समाज में कुछ सामाजिक शैक्षणिक वर्ग से पिछड़े लोग हैं जिनको आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन किसी भी दशा में यह आरक्षण कितने % से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आरक्षण मिलना चाहिए उन वर्गों का जो कि SC है, ST है, OBC है। OBC के संदर्भ में इस केस में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर की अवधारणा का प्रतिपादन किया। कौन सी अवधारणा का? क्रीमी लेयर। इसका मतलब क्या है, कोई बताएगा? इसको एक बार मिल चुका है, परिवार में दोबारा नहीं। हाँ, एक बार आरक्षण का लाभ लेकर अगर आपने कोई नौकरी प्राप्त कर ली तो अगर उस लेवल में आ गए, उसके बाद उसके परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा स्वतः ही उसका आरक्षण का क्या किया जाएगा, परित्याग किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर की बात की और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ये जो आरक्षण है नौकरियों में, ये क्या है, वैध है। इसका आधार सामाजिक और शैक्षणिक रूप से होना चाहिए, लेकिन किसी भी दशा में 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब वापस आइए, तो फिर तमिलनाडु राज्य जिसमें वर्तमान में कितना है, 69, तो वहां पर यानी कि वो सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन का क्या करता है, उल्लंघन करता है। अच्छा, इसी इंदिरा साहनी केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति एक बार आरक्षण का लाभ लेके नौकरी प्राप्त कर लिया है तो वापस फिर से उसको प्रमोशन में आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, अभी मैंने कहा तमिलनाडु की बात की और मैंने कहा वर्तमान में तमिलनाडु में 69% सीटें रिजर्व है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब शुरू में ही मैंने आपको सांप्रदायिक जो आपको कानून बताया था, एक्चुअली वहां पर कई ज्यादा वैरायटी है जातियों की, और वहां पर सामान्य वर्गों की तुलना में ये जो वंचित डिप्रेस्ड क्लास है इनकी सीटें ज्यादा है। तो यहाँ पर जो 69% जो आरक्षण है तमिलनाडु में, इसको 76वां संविधान संशोधन, कौन सा, 76वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको क्या कर दिया गया, वैध कर दिया गया और इसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि ये कहता है कि अगर संसद चाहे तो अगर किसी राज्य में विशेष परिस्थितियां हैं, कौन सी परिस्थितियां, विशेष परिस्थितियां हैं, तो संसद चाहे तो कानून बनाकर इनकी सीमा को बढ़ा सकता है। और इसके तहत तमिलनाडु में कितने % वर्तमान में है, 69% आरक्षण को वैध और इसको
अनुसूची में डाल दिया है। अगर आप थोड़ा सा भी पॉलिटी जानते होंगे तो आपको पता है नवी अनुसूची में वो विषय हैं जो विधायिका बनाकर इसमें डाल देती है, इस नवी अनुसूची में डालती है। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय इसको समीक्षा के दायरे से क्या है ये मुक्त रखने के लिए कहा गया। लेकिन अगर इतना आप लोग जानते हैं तो थोड़ा सा और जान लीजिए। जब केशवानंद भारती वाद हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नवी अनुसूची में जो डाले गए समस्त विषय हैं 24 अप्रैल 1973 से पहले तो न्यायालय इनकी समीक्षा नहीं कर सकती, लेकिन 24 अप्रैल 1973 के बाद भले ही विधायिका इसमें क्या डाल दे, इसमें कानून बनाकर डाल दे, न्यायालय इनकी समीक्षा कर सकती है। ठीक है, ओवरऑल अगर मैं आपको समझा पाई तो मैं फिर से 16(4) जो है ये किसके आरक्षण की बात करता है? ये रोजगार शैक्षणिक वाला तो बोला था ना, ये तो रोजगार वंचित वर्गों के लिए है ना, जो सामाजिक रूप से वंचित वर्ग है इनके आरक्षण की बात करता है। 16(5) किसी भी विशेष धर्म के धार्मिक संस्था के द्वारा अपने यहाँ जो नियुक्तियां होगी इसमें नियुक्तियों में अपने धर्म के लोगों के लिए विशेष सीटें आरक्षित कर सकता है। अर्थात कोई मदरसा है, मदरसे में किसी की भर्ती करनी है तो वो जो अल्पसंख्यक संस्थान है या कोई भी संस्थान धर्म के आधार पर यहाँ पर भेदभाव कर सकता है। किसके अंतर्गत? 16(5) और 16(6) है EWS। ये समाज के जो EWS है इनको नौकरियों और रोजगार के संदर्भ में विशेष सुविधा दी जाएगी और ये 50% सीमा के भीतर भी होंगे जिसमें किसी भी प्रकार का कोई इक्वट नहीं। मैं फिर से रिपीट करती हूँ। 16(a) रोजगार अवसर की समानता। 16(2) धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, निवास, उद्भव के आधार पर किसी भी प्रकार का नौकरियों में कोई भी भेदभाव नहीं। 16(3) निवास के आधार पर परंतु भेदभाव कर सकते हैं। 16(4) विशेष आरक्षण का प्रावधान किसके लिए? सामाजिक और शैक्षणिक। 16(5) धर्म में अगर किसी भी धर्म के संदर्भ में धर्म के संस्था में अगर नियुक्तियां करनी हो तो वहां पर उस धर्म के मानने वालों को ही ज्यादा प्रायोरिटी, ज्यादा प्रमुखता दी जाएगी। किसमें? 16(5). 16(6) इसके संदर्भ में नौकरियों में लिखेंगे 16 जल्दी लिखिए, समय बहुत जल्दी नहीं हो जाता। थोड़ा भी लेट छोड़ो, लेकिन आगे आने सभी नागरिकों को 16 लिखेगा, सभी नागरिकों को राज्य के अधीन नियुक्ति एवं रोजगार में अवसर की समता होगी। नहीं लिख रही? सभी नागरिकों को राज्य के अधीन नियुक्ति एवं रोजगार में अवसर की समता होगी। 16(2) धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश, जन्म स्थान, उद्भव और निवास के आधार पर राज्य के अधीन नौकरियों में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।
16(3) संसद ऐसी विधि बना सकती है जिसके अंतर्गत निवास के आधार पर संघ सरकार या राज्य सरकार की सेवाओं में स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा में ऐसा प्रावधान किया गया है। सोलह 4 अगर राज्य की नौकरियों में सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से जनसंख्या के आधार पर अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है तो राज्य इनके संदर्भ में आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। लिखिए 16(5) किसी भी धार्मिक संस्था द्वारा अपने संस्थानों की नियुक्ति में धर्म से जुड़े हुए लोगों को प्राथमिकता दी जा सकती है। ठीक है। 16(6) ना आर्थिक रूप से पिछड़े अर्थात EWS के लिए राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्ति अथवा पदों के आरक्षण हेतु विशेष प्रावधान करने से रोका नहीं जाएगा। विशेष प्रावधान करने से रोका नहीं जाएगा। इसीलिए आपको 1953 का लेकर इसीलिए आपको मंडल रिपोर्ट, ठीक है, इन सारी चीजों को आप लोग शॉर्ट में मेंशन कर सकते हो। ये सारे विवाद हुए और इसी में आप शॉर्ट में लिखिएगा कौन सा वाद, इंदिरा साहनी वाद। ठीक है। अस्पृश्यता का अंत। मैम एक चीज पूछनी थी, जो ये क्षेत्र संविधान संशोधन हुआ है इसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है, तो कम भी तो किया जा सकता नहीं क्या? जैसे क्षेत्र संविधान संशोधन हुआ है इसके द्वारा बढ़ा दिया विशेष बहुत एक्सेप्शनल। हाँ नहीं, अगर संसद को लगे कि इसमें मतलब कमी की जा सकती है, विशेष
परिस्थितियां हो, तो अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है, अगर हो सकता है उसने सब लॉ छोड़ करा। अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता मतलब राज्य में किसी भी प्रकार का जो जाति के आधार पर हमारी वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी और एक विशेष निम्न जातियों के प्रति जो अस्पृश्यता है, अगर कोई भी ऐसा करता हुआ पाया जाएगा तो उसको अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत ऐसा करना दंडनीय अपराध है। ठीक है, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अगर छुआछूत या इस तरह की गतिविधियां करता हुआ पाया गया तो वो उस व्यक्ति की गरिमा के विरुद्ध होते हुए उसको मानते हुए ये कहा गया है कि ये एक तरीके का दंडनीय अपराध है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 को 1976 में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम नाम कर दिया गया। ठीक है, इस आर्टिकल में इतना ही क्या है, किसी भी तरीके से किसी भी निम्न जाति के लोगों के साथ किसी भी छुआछूत का या अस्पृश्यता का व्यवहार करना एक तरीके से क्या है, दंडनीय अपराध है। कानून क्या बनाया गया था, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 1976 में, इसमें मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के द्वारा इसको क्या किया गया, इसका नाम बदल दिया गया। उपाधियों का अंत, उपाधियों का मतलब हाँ, विशेष पदवी दी जाती थी ताकि वो अन्य भारतीयों से अपने को ऊंचा समझे और किसके फेवर में काम करे, अंग्रेजों का। मतलब एक विशेषाधिकार, प्रिविलेज का अर्थ कि भाई आप ही हो, राजेश हो, महेश हो, सुरेश हो, आप ही हो, सिर्फ सेना और शिक्षा को छोड़कर। ठीक है, सेना और शिक्षा को छोड़कर। बच्चों इस संदर्भ में ध्यान देना, अगर किसी भी प्रकार का कोई उपाधि देना क्या है, ये इसको समाप्त कर दिया गया अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। अगर कोई व्यक्ति किसी विदेशी से मतलब विदेशों से अगर कोई विदेश में उस व्यक्ति को उपाधि दी जाती है, जैसे आप न्यूज में पढ़ते हो ना, शाहरुख खान को दे दी गई, सचिन तेंदुलकर को दे दी गई, विराट कोहली को दे दी गई मानद उपाधि या वहां की नागरिकता, ऐसा वो तभी कर पाएंगे जब आप पहले आपको भारत सरकार से क्या लेनी होगी, अनुमति लेनी होगी। इस संदर्भ में बच्चों एक महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय नागरिकों को कुछ विशेष उनके कार्यों के लिए कुछ विशेष सम्मान देने के लिए 1954 में भारत रत्न और पद्म भूषण और पद्म विभूषण उपाधि प्रदान की गई। ठीक है, तो इसमें बालाजी राघवन, और मैंने क्या कहा, बालाजी राघवन ये कोर्ट पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने अनुच्छेद 18 का हवाला देते हुए कहा, अनुच्छेद 18 का हवाला देते हुए कहा कि हुजूर अनुच्छेद 18 तो कहता है किसी भी प्रकार का कोई उपाधि नहीं दी जाएगी, शिक्षा को छोड़कर और सेना को छोड़कर। भारत सरकार क्या दे रही है, भारत रत्न दे रही है और पद्म भूषण पद्म विभूषण दे रही है। ये एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से क्या है, अलग करने का, उसको थोड़ा सा विशेषाधिकार क्या है, उसको श्रेणी में रखने का है। एक बात मैं बता दूं कि सरकार जो जैसे बीच में भारत रत्न को समाप्त कर दिया गया, नई गवर्नमेंट आई, फिर से स्टोरी लॉन्च कर दिया गया, तो यहाँ पर मैं बताऊं इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये जवाब दिया कि सम्मान और उपाधि में अंतर होता है। उपाधि आप विशेष दूसरों से अपने को श्रेष्ठ घोषित करने के लिए दिए जाते हैं, जबकि सम्मान का तात्पर्य है आपने कुछ पर्टिकुलर क्षेत्र में अन्यों से बेटर किया, अच्छा किया। शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में जो आपको दूसरों से क्या बनाता है, थोड़ा सा अलग बनाता है। अगर
पद्मश्री, पद्म भूषण ये उपाधियां नहीं है, ये सम्मान है जो किसी भी विशेष क्षेत्र में अगर आप कोई विशेष कार्य करते हो तो आपको सरकार के द्वारा आपको क्या किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। ये उपाधियों के मतलब उपाधियों के अंतर्गत इसको नहीं रखा जाएगा। किसके अंतर्गत रखा जाएगा, सम्मान। कौन सा केस, बालाजी राघवन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार, हेडिंग डालिए। कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, वर्तमान में 6 प्रकार, चलिए हम वर्तमान में 6 प्रकार की, कितने प्रकार की है, 6 प्रकार, 19 से लेकर 22 तक। मोटा मोटा अभी मैं बात कर लूं, सब क्लॉज की बात नहीं कर रही। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22। अब बेटा तुम्हारा जो आंसर आएगा ना कि वो इमरजेंसी में क्यों हमको बंदी बना, इसके अंतर्गत आएगा स्वतंत्रता के अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत जो 19 है वो है क्या, इसके अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई। ठीक है, मूल संविधान में 7 प्रकार की थी, जिसको कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 19F को समाप्त कर दिया। ठीक है, 6 प्रकार की वर्तमान में स्वतंत्रताएं हैं, जिनको हम विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, लिखने की स्वतंत्रता, अपने विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता, इसके अंतर्गत 6 प्रकार की है। दूसरा, हमको संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता है, शांतिपूर्ण सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, कहीं भी हमें आने जाने की स्वतंत्रता है, कहीं भी बसने की स्वतंत्रता है, निवास करने की स्वतंत्रता है, कहीं भी हमको जमीन खरीदने की स्वतंत्रता है। ठीक है, कुछ विशेष जगहों को छोड़ दें। और क्या है, कहीं भी हमको व्यापार, वाणिज्य या रोजगार की स्वतंत्रता है। ठीक है, किसके अंतर्गत, 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं है। ये एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, ये निर्वाध नहीं है, इनके ऊपर युक्त निबंधन लगाए गए हैं। ठीक है, तो 19 के अंतर्गत हम 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं को पढ़ेंगे। 20, अपराध के संदर्भ में दोष सिद्धि की स्वतंत्रता। अगर कोई व्यक्ति अपराधी उसको बना दिया गया है तो उसके संदर्भ में वो क्या क्या चीजें उसकी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए अपराध के संदर्भ में दोष सिद्धि की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 20। प्राण और दैनिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ठीक है, अनुच्छेद 21 के संदर्भ में बहुत सारी चीजों को जोड़ा गया है। वर्तमान संदर्भ में आप सुनते होंगे ना एडल्ट्री का, है ना। एडल्ट्री का मतलब क्या होता है, विवाहेतर संबंध, है ना। पहले क्या था, अगर कोई विवाहित स्त्री या विवाहित पुरुष कहीं और रिलेशनशिप स्थापित करते थे तो उसको कानूनी अपराध घोषित किया गया। 21 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये एडल्ट्री अब अपराध नहीं है। अगर कोई स्वेच्छा से इस तरीके का रिलेशनशिप कर रहा है तो ये क्या है, उसको वैधानिक, उसकी लिबर्टी है, उसकी स्वतंत्रता है। दूसरा आपने नाम सुना होगा होमोसेक्सुअलिटी, है ना, समलैंगिकता। तो समलैंगिकता पहले क्या था, आईपीसी और सीआरपीसी के तहत ये दंडनीय ऑफेंस था, है ना। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंतर्गत प्राण और दैनिक स्वतंत्रता के अंतर्गत ये कहा है, अब अगर आप होमोसेक्सुअलिटी में अगर आप चाहते हैं अपना जीवन का निर्वाह कर सके तो आप कर सकते। ठीक है, सूचना का अधिकार, जिंदा रहने का अधिकार, सिर्फ सब जिंदा ही नहीं, सम्मान सहित जिंदा रहने का अधिकार, कहीं भी कुछ भी करने का, मतलब इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें। और इसी के अंतर्गत हम लोग कल समझेंगे बच्चों एक डिबेट, और वो डिबेट है क्या, ये कौन सी है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, ये बता दिया है। प्रोसीजर, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, कानून की प्रक्रिया, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया और कानून की यथोचित प्रक्रिया, इसी 21 के अंतर्गत समझेंगे। तो हमने सुना होगा, रट्टा मार लिया होगा, विधि क्या है, विधि के समक्ष कानून की प्रक्रिया के अंतर्गत ही उनको क्या है, उनके जीवन
दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त होगा। और कानून क्या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है या प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ क्या है, ये 21 के अंदर। और आर्टिकल 22 कहता है आप गिरफ्तार हो गए, गिरफ्तारी के बाद आपको क्या क्या आपकी स्वतंत्रता प्राप्त है वो है। और इसी के अंतर्गत आपको देखेंगे निवारक निरोध, मतलब अगर सरकार ऐसा कानून बनाकर, बहुत से ऐसे कानून बने, आपने सुना होगा ओडा, कोटा, टाडा, टाडा, मीसा, है ना, ये सब क्या है, ये निवारक निरोध के अंतर्गत कि व्यक्तियों को कोई कृत्य करने से पूर्व ही लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, देशी एकता अखंडता खतरे में लेते हुए उसको पहले ही गिरफ्तार करना, इसके अंदर। तो क्या एक्सेप्शनल केस है, क्या ये है, इसको हम लोग कर देंगे। ठीक है, मैं सोच रही थी कि कल तक आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाए, देखिए कोशिश करेंगे। सर से बोलिएगा थोड़ा टाइम से छोड़ा करें।